चलिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए तमाम पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट है गौरीशंकर गुप्ता, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट श्रुति दास गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति जी, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं और समझना चाहूंगी, जिस तरीके से देखा जा रहा है पिछले कई घंटों से लगातार हमले यहां पर जारी हैं, दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है। जहां एक तरफ ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि सरेंडर नहीं करेगा, तो वहीं अमेरिका और इजराइल का अब एंड गेम आखिरकार क्या है वो समझना चाहूंगी मैं आपसे। देखिए, एंड गेम मेरे हिसाब से बहुत सिंपल और सरल है। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपनी ताकत लगा के शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर जितने भी ईरान के जाने पहचाने मार्क्ड एरियाज हैं जहाँ पे उनके आर्म्स और एम्यूनेशन का डंप है, गोडाउन है, उसको टारगेट किया जाए। उनकी मिलिट्री हेड्स को, जहां तक मुझे पता है आईडीएफ ने एक पूरा चार्ट निकाला है, उनके हिसाब से जितने भी टॉप कमांडर्स और लीडर्स थे ईरान के, उन्होंने उनको खत्म कर दिया है। तो लीडरशिप वैक्यूम को मेंटेन करना पहला। दूसरा, जो नए लीडर्स अभी अपॉइंट हो रहे हैं उनके ऊपर निशाना ताकना। और तीसरा कि जितना आर्म्स और एम्यूनिशन उन्होंने जमा किया हुआ है अलग अलग जगहों पे, उन जगहों पे जा जाके, जैसे चाबहार हो या कहीं और हो, जा जाके उन जगहों पे आपने हिट्स करने, जिससे पहले कि वो आप पे आके यही जो आर्मामेंट्स है यूएस के, जैसे अभी फिफ्थ फ्लीट की आप बात कर रही थी, तो वो उनको जिस तरह से जला दिया जाए लिटरली, तो जिससे वो ये चीजें ना हो, उनको कम से कम कैजुअलिटीज हो, उनको यूएसए और इजराइल को कम से कम नुकसान पहुंचे। तो ये तीन उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। और जितनी जल्दी ये युद्ध में ईरान को घुटने टिका सके उतना उनके लिए अच्छा है। अगर लंबी छिड़ी ये जंग, तो ये काफी महंगी और भारी दोनों पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पीके सहगल जी, आपके पास आना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बमबारी यहाँ पर की जा रही है, ऐसे में समझना ये भी जरूरी हो जाता है। हालांकि यहाँ पर जो अमेरिका और इजराइल की ओर से प्लानिंग थी खामेनेई का खात्मा करना, उसमें तो यहाँ पर वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिसाइल कैपेबिलिटी यहाँ पर खत्म करना चाहते हैं, ध्वस्त करना चाहते हैं। क्या ये एक एंड गोल भी यहाँ पर देखा जा रहा है? देखो, जहां तक अमेरिका और इजराइल का ताल्लुक है, उन्होंने तीन बहुत बड़ी गलतियां की हैं। सबसे पहले उन्होंने ईरान का इतिहास नहीं पढ़ा। ईरान ने पिछले 2500 साल में किसी भी देश के सामने अपने घुटने नहीं टिकाए और ना ही अभी टिकाएंगे। इसके बावजूद की ट्रंप साफ तौर पे कह रहा है कि आप अमेरिकन फोर्सेस को सरेंडर कीजिए, अपने हथियार डाल दीजिए, तो मौत का सामना कीजिए। दूसरा, उन्होंने ईरान की अपनी काबिलियत को अंडर एस्टिमेट किया। ईरान वेनेजुएला नहीं है, ईरान सॉफ्ट पावर नहीं है, ईरान कोई मिलिट्री पुशओवर नहीं है। ईरान के अंदर काफी से ज्यादा ताकत है और उसकी रेजिडुअल कैपेबिलिटी जो है बहुत ही जबरदस्त है। उनको लगता था कि टॉप लीडर्स को मार दिया जाएगा तो ईरान में क्योस और कंफ्यूजन हो जाएगा। मिलिट्री में एक कहावत है, किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग, द नेक्स्ट मैन टेक्स ओवर, द नेक्स्ट मैन डाइज, उसके बाद अगला टेक ओवर करेगा। उसके बावजूद भी टॉप लीडरशिप उन्होंने खत्म कर दिए, हिजबुल्लाह की भी खत्म कर दिए। उसके बाद भी टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं पूरे के पूरे उनके बेसिस के ऊपर, अमेरिकन के बेसिस के ऊपर 27 ऑफ देम। फिर साइप्रस में ब्रिटिश बेस के ऊपर हुआ है, फिर फ्रांस के नेवल बेस के ऊपर, नेवल बेस के ऊपर हुआ है। ऐसे में साफ तौर पे दर्शाता है कि ये लड़ाई काफी लंबी चलेगी और अमेरिका और इजराइल का जो सोच विचार है वो काफी से ज्यादा गलत है। मेरे मुताबिक उन्होंने एंड गेम तो सोचा ही नहीं। अमेरिका ने जहां भी 1945 के बाद में जहां भी लड़ाई स्टार्ट की है, किसी समय भी उन्होंने एंड गेम को ध्यान में नहीं रखा। ना तो उन्होंने रखा है ना इजराइल ने रखा है। अगर आप देखो, इससे माफिक जब यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया था तो उनको लगता था कि 7 ही दिन के अंदर यूक्रेन के घुटने टूट जाएंगे, रिजीम चेंज हो जाएगा और वो सरेंडर कर देंगे। 4 साल हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इजराइल के जो वॉर एम्स थे आज तक अचीव नहीं हुए और ना ही होने जा सकते। उनके मिलिट्री कमांडर्स ने साफ तौर पे कहा था कि जो आपके मिलिट्री एम्स है गलत है, दे आर नॉट अचीवेबल। सिमिलरली जो इधर एम्स है कुछ, दे आर नॉट अचीवेबल एट ऑल। वो कहते हैं IRGC की नफरी जो है तकरीबन 2 लाख है। दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड अ वेरी डेडिकेटेड, वेरी कमिटेड, वेरी मोटिवेटेड एंड वेरी वेल ट्रेन्ड फोर्स। वो कह रहे हैं कि उनको हर प्रकार से हम खत्म कर देंगे। इट्स एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल एट ऑल। जितनी मर्जी लंबी लड़ाई चल रही है, इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरा जो है, इस समय ईरान ने किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं किया किसी ऑयल या गैस फील्ड के ऊपर। लेकिन कल ईरान, ये सारे के सारे जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एलाइज हैं, सारे के सारे ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। अगर इनके ऑयल इंस्टॉलेशन और गैस इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया तो इतनी जबरदस्त तबाही हो जाएगी जिसकी रेमिफिकेशन और रेपोकेशन जो है
यूरोप के लिए, इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर है। और साथ साथ देखो कि इनके जितने भी रेवेन्यू जनरेशन है, जी पूरा का पूरा इनकी जो भी इनकम है, या तो ऑयल एंड गैस से आती है, या टूरिज्म से आती है, या ट्रेवल के माध्यम से आती है। ये मिडिल ईस्ट जो है बहुत बड़ा ट्रेवल हब है। जहाँ तक दुबई का ताल्लुक है, दुबई के एयरपोर्ट से 3,34,000 लोग आए दिन, हर दिन सफर करते हैं लास्ट ईयर। उन्होंने एवरेज 2,75,000 पर डे। इनकी हर दिन की इनकम बहुत बड़े पैमाने पर है। और इनके जितने भी ये खत्म हुआ, फिर अगर इनके ऑयल एंड गैस खत्म हो जाए जी तो ऑब्वियसली ये देश तो एक किस्म से कंगाल हो जाएंगे। ये बहुत अमीर बने, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी इंप्रूव हुई है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ ऑयल एंड गैस। अगर ऑयल एंड गैस को खत्म कर दिया जाए, फिर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ब्लॉक कर देता है और बिल्कुल उसमें सफलपूर्वक होता है, तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा चीन का। चीन का 85 to 90% टोटल ऑयल रिजर्व, ऑयल जो है या तो वेनेजुएला से आता था या जी मिडिल ईस्ट से आता है। इंडिया का 60% एनर्जी यहाँ से आती है, 20% हमारा एनर्जी यहाँ से आता है। दुनिया के स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएंगे, जो इन्फ्लेशन है बढ़ जाएगी, ऑयल प्राइसेस जो है हर दिन बढ़ते जाएंगे। 10% तो ऑलरेडी बढ़ गए और हो सकता है $100, $150 तक भी जा बिल्कुल सके। अमेरिका की बड़ी जबरदस्त कोशिश है ओपेक प्लस के माफिक। उन्होंने कहा कि हम 10% अपनी पर डे आउटपुट को बढ़ाएंगे। उसके जी बावजूद भी रिक्वायरमेंट जो यूरोप की रिक्वायरमेंट है, जापान की, चाइना की, इंडिया की और ग्लोबल साउथ की, उसको पूरा नहीं कर सकते। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान को तो बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल 9.4 मिलियन लोग हमारे डायस्पोरा वहां पर हैं, जो कम से कम $60 to $70 बिलियन वर्थ ऑफ रेमिटेंसेस भेजते हैं देश को हर साल। उनमें रुकावट आ जाएगी। फिर अगर हमको सारे के सारे वहां से अपने डायस्पोरा को इवैक्यूएट करना पड़ा तो इट बी अ नाइटमेयर सिचुएशन। हमने यूक्रेन से सक्सेसफुली किए, लिबिया से किए, इराक से किए। डूइंग इट फ्रॉम वन कंट्री इज अ डिफरेंट बॉल गेम, बट डूइंग इट कंकरेंटली फ्रॉम सो मेनी कंट्रीज, आई एम अ मिलिट्री मैन, इट्स एन ऑलमोस्ट अ नाइटमेयर सिचुएशन। और हो सकता है कि हिंदुस्तान को हर जगह से अपने डायस्पोरा को विड्रॉ करना पड़े। फिर जो बिल्कुल हमारा, मैंने जैसे एनर्जी का इतना बात कर ली है, फिर हमारा जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिससे हमको 25% फ्रेट चार्जेस बचते हैं, जो सेंट्रल यूरोप और चलिए बिल्कुल यूरोप बिल्कुल सहगल जी आप ठीक कह रहे हैं और कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। गौरी शंकर जी आपके पास आऊंगी और समझना चाहूंगी जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें भी आ रही हैं और जहां ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि सरेंडर नहीं करने वाला है, नया सुप्रीम लीडर बनाने की अब तैयारी हो रही है और कहीं ना कहीं जो अमेरिका और इजराइल का जो टारगेट है रिजीम चेंज का, क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा अगर नया सुप्रीम लीडर भी बनता है तो? नमस्कार कनिका जी, आपको भी और सब हमारे को पैनलिस्ट को भी। देखिए ऐसा है कि ईरान की अपनी शक्ति है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मेरा मानना यह है कि 3-4 चीजें हमें समझ लेनी चाहिए। एक तो ईरान ने पूरे रीजन में एक सबसे ज्यादा, इसको कहते हैं ना, रेडिकल फंडामेंटलिज्म को प्रोवोक किया हुआ था। जी हुतीज, हमास और हिजबुल्लाह, ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग फंडिंग सब ईरान से होती थी। ईरान में खुद में कोई स्वतंत्रता उन्होंने अपने देशवासियों को नहीं दी। सब तरह से मोस्ट रिप्रेसिव रेजिम अगर संसार में कहा जाए तो ये ईरानियन रेजिम था। तीसरी चीज ये है कि ये ईरान जो है वो काफी अरसे से इकोनॉमिक ब्लॉकेड फेस कर रहा है। इकोनॉमिक वो क्या कहते हैं, सैंक्शंस लगा रखी हैं, तो इसकी जो इकोनॉमिक पावर है वो काफी कम हो गई है। और आपने देखा कि पिछले महीने 28 दिसंबर से और मिड जनवरी तक बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशन ईरान में हुए थे रेजिम के अगेंस्ट में। बिल्कुल बहुत बड़े बड़े आपने चित्र देखे होंगे उस समय के। तो ये ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ईरान के पास बहुत ज्यादा शक्ति है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। ईरान के जो ऑब्जेक्टिव थे रीजन में, मैं तो वहां पर रह चुका हूँ बहरीन में, और मैं दुबई और इधर काफी ट्रेवल भी करता हूँ। तो वहां के लोग ईरान से हमेशा डरे हुए रहते थे, क्योंकि ईरान का उन्हें डर रहता था कि कभी भी हमारी समृद्धि पर उनकी आंखें रहती हैं और वो हमारी समृद्धि को खत्म करके और लूट लेना चाहते हैं। तो ये चीज और ज्यादा बढ़ गई है अब पूरे मिडिल ईस्ट में और पर्टिकुलरली गल्फ कंट्रीज में, क्योंकि इन लोगों ने अपनी समृद्धि अपनी
इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपनी बुद्धि का उपयोग करके और जो भी किया है वो अपनी समृद्धि बनाई है। और ईरान जो है उसके ऊपर आंखें बनाए हुए है। वो कहते हैं कि इनकी छोटी छोटी पॉपुलेशन है, जरा सी कंट्री है। अब वो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका को लगा के उन्होंने बेसेज वगैरह दिए हुए हैं। नेचुरली वो कुछ तो करेंगे बिल्कुल। अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि अगर ईरान का उनको हमेशा घबराहट रहती थी कि कभी भी आके हमें ऑक्यूपाई कर ले, तो जी। वो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करते थे। तो इन सब से भी ईरान बड़ा नाराज है कि आपने इतने बेसिस क्यों दिए हुए हैं। तो सिचुएशन ये है कि ईरान के पास जितने मिसाइल्स और ड्रोन्स वगैरह हैं वो एक आध, मेरा विचार है कि 15-20 दिन में, एक महीने में खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद उनको घुटने टेकने पड़ेंगे, बिल्कुल। क्योंकि इंटरनल भी टर्बुलेंस है। आप देखें कि वहाँ कुछ लोग मातम मना रहे हैं होमनाई की डेथ पे, लेकिन बहुत से लोग डांस भी कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने तरह तरह के सीन्स वहाँ के देखे हैं, और कुछ सीन्स तो आए नहीं है, लेकिन जुबिलेशन के सीन भी हैं और मातम के सीन भी हैं। तो बिल्कुल। ये सब चीजें देख के ईरान में अभी जो है बहुत अच्छा माहौल नहीं है। लेकिन रेजिम चेंज का जो सिस्टम है वो इतना इजी नहीं होता। देखिए, इन्होंने अपने सक्सेसर अपॉइंट करने की कोशिश की है, और अमेरिका और इजराइल चाहेंगे कि ये जो सक्सेसर है वो बिल्कुल सर, टेक आप ओवर ठीक नहीं कह रहे करे, हैं। बल्कि रिजीम एक चेंज कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट इतना रिजीम इजी भी टेक ओवर नहीं करे। होने वाला है। और चूंकि दो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, जहां खामेनेई की मौत पर जश्न भी मनाया जा रहा है तो कहीं मातम भी पसरा हुआ है। श्रुति जी, अब आपके पास आना चाहूंगी, समझना ये चाहूंगी, कहीं ना कहीं अगर हम इजराइल और अमेरिका के गोल की बात करें तो कहीं ना कहीं ये गोल ज्यादा चेंज होता हुआ नजर नहीं आता है। पहले कहीं ना कहीं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करनी है, ये एक टारगेट है, साथ ही साथ मिसाइल लॉन्च कैपेबिलिटी को खत्म करना, फिर रेजिम चेंज, तो ये गोल कहीं ना कहीं शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, उनका हमेशा से एक ही गोल रहा है। जी। ये उस गोल के छोटे हिस्से रहे। उनका एक ही गोल रहा है कि इस्लामिक रिजीम ऑफ ईरान वहां से नहीं होना चाहिए। नेतन्याहू तो 1990s के अंदर से अपनी स्पीचेस से बोल रहे हैं कि ईरान जो है उनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, इस्लामिक रिपब्लिक जो है जी। उनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। वो हमेशा से बोल रहे हैं कि उनके पास अगर न्यूक्लियर आया तो हमारे मुश्किल हो जाएगी। जब बैलिस्टिक आया तभी भी बोल रहे थे वो मुश्किल हो जाएगी। तो ये उनका कॉमन गोल रहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक जो है, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो ये आयतुल्ला रजीम आई हुई है, जी। इसको वहां से खत्म करना है, वहां से खदेड़ना है। क्योंकि उन्होंने एक एक्सेस बना रखा था हिजबुल्लाह, हुथीज और हमास का, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनके। और इसके अलावा उनके इराक के अंदर भी हैं फाइटर्स, उनके सीरिया में भी हैं फाइटर्स। वो इन सबको आर्म्स, मनी और आइडियोलॉजी तीनों सप्लाई करता है। आप आर्म्स रोक देंगे, मनी रोक देंगे, आइडियोलॉजी तो नहीं रोक पाएंगे ना। वो एक के बाद वो एक हाइड्रा की तरह एक सर काटोगे तो दूसरा सर, उसकी जगह 3 और सर आ जाएंगे। तो आइडियोलॉजी आप रोक नहीं पाओगे। तो वो चाहते थे कि ये आइडियोलॉजिकल एनिमी जो है इनका, ये वहां से हट जाए। और क्योंकि वो तेल कंट्रोल करता है तो उसके पास अभी भी पावर है। कोई दूसरा देश जिसके पास तेल और साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस वगैरह जैसी ऐसी क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं कंट्रोल करने वाले, उनके पास नहीं रहता है। तो उनका इतना वर्चस्व नहीं रहता है गल्फ नेशंस के अंदर। एक सिंगल शिया नेशन जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान था, वो इतना सब कंट्रोल करता था और इतने सारे नॉन स्टेट एक्टर्स को इजराइल के खिलाफ एक्टिवेट करके रखता था हर समय। तो ये उनका हमेशा का ही गोल रहा है। वो बोलते न्यूक्लियर पे थे ज्यादा, लेकिन गोल हमेशा से उनका यही रहा है कि जो है वहां पे रजीम चेंज हो। 12 दिन के युद्ध के बाद भी यही था, अभी भी यही है और पहले भी यही रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये कितना आसान होगा या नहीं होगा ये भी फिलहाल देखना होगा। सहगल जी, आपके पास आऊंगी। हालांकि ये इतना आसान होने वाला नहीं है जितना कि ये देखा जा रहा है। सहगल जी, अब आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, जिस तरीके से रेजिम चेंज की भी यहाँ पर बात कही जा रही है, ऐसे में ये भी समझने की मैं कोशिश करूंगी, क्या नाटो देश इस युद्ध में कूद सकते हैं? हालांकि इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। देखो, पहली बात है, पहले मैं रजीम चेंज की बात करता हूँ। रजीम चेंज दुनिया में कहीं भी पॉसिबल नहीं है विदाउट इंडक्शन ऑफ ग्राउंड ट्रूप्स। और अमेरिका साफ तौर पर जानता है कि ग्राउंड ट्रूप्स को उन्होंने इंडक्ट किया तो कम से कम 100 to several hundred बॉडी बैग्स हर दिन वापस जाएंगे। और वहां पे उनकी पब्लिक जो है किसी प्रकार से बॉडी बैग्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप जो है उनके खिलाफ बगावत हो सकती है। ट्रंप ने कांग्रेचुअल अप्रूवल नहीं लिया अमेरिका को जंग में धोपने के लिए। और जहां अगर उनको लगता है कि ये टॉप लीडरशिप के बहाने अल बगदादी मारा गया, ISIS अभी भी जिंदा है, बिन लादेन मारा गया, अलकायदा अभी भी जिंदा है, दे कंटिन्यू टू पोज अ थ्रेट, बोको हरम के जो टॉप लीडर्स हैं उनको अनेकों बारी मारा गया,
लेकिन बोको हरम अभी भी बहुत बड़ी आतंकवादी संस्था है इन अफ्रीका। जी So, इनकी आइडियोलॉजी ये देयर आइडियोलॉजी कैन नॉट बी डिमोलिश। दूसरा जो कह रहे हैं कि उन 15-20 दिन के बाद में उसके घुटने टिक जाएंगे, उसके मिसाइल खत्म हो जाएंगे। देखो, जहां तक रशिया का ताल्लुक है या चाइना का ताल्लुक है, नॉर्थ कोरिया का ताल्लुक है, वो डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेगा, क्योंकि कौन से टारगेट्स को हिट करेगा? क्या वो अमेरिकन बेसिस को हिट करेंगे जो मिडिल ईस्ट में? नो। कैन दे हिट एनी ऑफ द कंट्रीज देयर जो उनके सपोर्ट में है? उनका ऑयल और गैस वहां से जाता है, चाइना का, जापान का, बाकी ग्लोबल साउथ का, यूरोप का, उनको नहीं करेंगे। तो क्या वो अमेरिका के आर्माडा को अटैक करेंगे? नो। तो बहुत बड़े पैमाने पर वो पॉलिटिकल सपोर्ट, वेपन्स बड़े साधनों के तरीके से भेजते जाएंगे इधर। आजकल देश जो है लड़ाइयां स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई खत्म करना नहीं जानते। एक केवल हिंदुस्तानी है जिसने लड़ाई स्टार्ट भी की और खत्म भी की विदिन 4 डेज, बिकॉज हमारा लक्ष्य बड़ा क्लियर था कि उनके जिहादी टारगेट्स हैं, जो उनके टेररिस्ट हब्स हैं, उनको बर्बाद करना। वो हमने पहले हमले में नाइट 6-7 को बर्बाद कर लिए और पाकिस्तान को साफ तौर पे कहा कि अब हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो भी कार्रवाई करोगे तो हम रिकॉइल करेंगे। और पाकिस्तान ने अगले 2 दिन हमारे ऊपर हजारों ड्रोन दागे, मिसाइलें दागी, हवाई जहाज दागे, लेकिन हमारी एयर डिफेंस शील्ड को पेनिट्रेट नहीं कर सके। 9th-10th को हमने उनके 13 बेसेस को एग्जैक्टली 20 मिनट्स में खत्म कर दिया। और जब उन्होंने अपील किया सीज फायर के लिए, हमने तुरंत से उसको एक्सेप्ट कर दिया, बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि लड़ाई लंबी चले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे, जैसा कि आप भी यहाँ पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आपके पास दोबारा लौटूंगी। गौरी शंकर जी, आपसे भी मेरा ये सवाल है, समझना चाहूंगी, क्या नाटो देश इस युद्ध में कूद सकते हैं? क्योंकि देखा जाए वैसे कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल कम नजर आ रही हैं। ऐसा है कनिका जी, सिंबॉलिकली देखिए आप, यूके तो ऑलरेडी आ चुका है और सिंबॉलिकली 1-2 कंट्रीज और आ सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि फ्रांस और जर्मनी आएंगे डायरेक्टली। जी लेकिन छोटे देश 1-2 सिंबॉलिकली कुछ सोल्जर्स को या एक आध एयरक्राफ्ट को भेज के आ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ट्रम्प इसकी कोशिश भी नहीं कर रहा। अदरवाइज तो वो कोएलिशन ऑफ द विलिंग बनाता पहले से, उसका कोई प्रयास उन्होंने नहीं किया है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी नेटो फोर्सेज उसमें ज्वाइन करेंगी। वैसे भी आप नेटो में देखो, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर तो यूएस का ही है, बाकी जो देश है उसमें फ्रांस, यूके और जर्मनी का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो यूके ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये युद्ध जो बड़े स्केल पे है ना, जिसमें आप मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट और इनकी बातें कर रही हैं, ये युद्ध ज्यादा नहीं चलेगा, ये थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। लेकिन युद्ध रहेगा गृह युद्ध के रूप में, या वो जिसको कहते हैं अपन छोटे छोटे हमले करना, जिसको गृह युद्ध नहीं, उसको कहते हैं काइंड ऑफ। बिल्कुल सर, माफ कीजिएगा, आपको टोक रही हूँ, समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिलहाल अब देखा ये जाएगा आने वाले समय में भी, क्योंकि दोनों ओर से साफ तौर पर कोई भी यहाँ पर सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया और वहीं अमेरिका भी हमले करने से बाज नहीं आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।